रहती थी। कुछ सवाल ये दिए भी थे मैंने। इसके अंदर ना तकरीबन ये कुछ सवाल हैं, इसके अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है बेसिक सारी IAS 38 की इंटेंजिबल एसेट्स की कवर हो जाती है। तो हम वन बाय वन सारे सवालों को देखते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या हमसे मांग रहा है, उनको कैसे हमने टैकल आउट करना है। सबसे पहले हमारे पास इसमें थोड़ा प्रॉब्लम इस वजह से हुआ था क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो बाद में पढ़ाए थे, इस वजह से भी इसके कुछ क्वेश्चंस। अच्छा, मैं वो काफी इसके ऊपर एब्सेंट साइलेंस थी ना, मैंने समझा शायद इसमें शायद मुश्किल आ रही है, तो शायद प्रैक्टिस सेशन दे दूं। तो चले देख लेते हैं, क्विक से देख लेते हैं, जो आपको चीजें समझ आ रही हैं उनको पास ऑन करते हैं, जो नहीं आ रही हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो होंगी मिसकन वो कवर हो जाएंगी इसमें। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अतीक लिमिटेड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ कॉस्ट है और सारे एक्सपेंडिचर्स भी गिवन है। इसके अंदर देखना है कि कौन सा हमने कैपिटलाइज करना है और किसको हमने एक्सपेंस आउट करना है। तो ऑब्वियसली सबसे पहला हमारे पास है ये कॉस्ट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास परचेज प्राइस है, इसकी कैपिटलाइज होगी। अच्छा, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ये जो है इसकी क्या कहानी होती है कि ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो हमें ऑन स्पॉट मिलता है। वो किसी भी वजह से मिल सकता है। हमारा जो सेलर के साथ जानने वाला रिश्तेदार है हमारा, वो हमें ऐसे डिस्काउंट दे देता है। 100 की जो मार्केट में वो चीज बेचता है हमें 90 की देता है वो। या फिर इसके अलावा और भी रीजन हो सकते हैं, लाइक बल्क में मैंने कोई चीज परचेज की है, ठीक है, वैसे अगर मैं खरीदूं तो 100 की है, लेकिन वो कह रहा है अगर आप मुझसे 10 चीजें लेके जाओगे तो मैं आपको 950 की दूंगा। ठीक है, तो 50 का डिस्काउंट मिल गया। तो इसका क्या सीन होता है कि इसको ना हमने जैसे ही हमने परचेज की है ऑन स्पॉट, इसको हम परचेज प्राइस में से लेस कर देते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि यार आप छोड़ो कि आपको कितने का आपको कितना डिस्काउंट मिला, आपको एक्चुअली मिला कितने का, आप वो हमें बताओ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है एज कंपेयर टू रिबेट। रिबेट भी डिस्काउंट होता है लेकिन वो आफ्टर सेल होता है, जब हम कोई कंडीशन होती है जिसके रिलेटेड वो फुलफिल करते हैं। जिस तरीके से अगर हमें एक कंडीशन थी कि आपने अगर 30 दिनों के अंदर अंदर हमें पैसे वापस लौटा दिए तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, तो वो भी है डिस्काउंट, लेकिन वो आफ्टर सेल है डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन, कि अगर हम वो फुलफिल करते हैं तो हमें वो डिस्काउंट मिलेगा। जबकि ट्रेड डिस्काउंट ऑन स्पॉट हमसे हम परचेज प्राइस में से लेस कर लेते हैं। सो ये इसमें से लेस हो जाएगा। ठीक है, जी। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेनिंग कॉस्ट है। ये कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा नहीं होता, ट्रेनिंग तो हमने वैसे ही स्टाफ को देनी होती है ताकि हम मार्केट में कॉम्पिटेटिव रहे, तो ये एक्सपेंस आउट होगा। देन वी हैव इनिशियल टेस्टिंग फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। ये ऑब्वियसली एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है कि अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी ही ना लाते तो हम उसकी टेस्टिंग कैसे करते। ठीक है, तो एक चीज आई है तो उसकी टेस्टिंग हुई है ना, तो इसके ऊपर जो भी खर्चा हुआ है, जो 20,000 खर्चा हुआ है, ये कैपिटलाइज होगा। एंड लास्ट हमारे पास है लॉसेज इनकर्ड व्हाइल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट शट डाउन ड्यूरिंग टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग। ये हमारे पास ऑपरेशनल लॉसेज है। ठीक है, तो इसका भी कोई डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है विद दिस न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये भी एक्सपेंस आउट होगा। जो भी इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेज होते हैं वो हमेशा एक्सपेंस आउट होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम ये 1.5 मिलियन और ये उसमें से ये 2 लाख माइनस करके और उसमें ये 30,000 ऐड करके, तो हमारे पास ये 20,000 ऐड करके तो हमारे पास एक अमाउंट आएगी, एक कॉस्ट आएगी, जिससे हमने अपनी न्यू टेक्नोलॉजी जो कि हमारा एक इंटेंजिबल एसेट है उसको हमने कैपिटलाइज करना है, अपनी किताबों के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो ये था एक क्विक सा छोटा सा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे अबव कॉस्ट के रिलेटेड बताओ कि कौन सी मतलब कैपिटलाइज होंगी और कौन सी एक्सपेंस आउट होगी। तो एक एक कॉस्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी वैसी ही बात है। हमने 30 जून 2004 को हबीब लिमिटेड ने डिस्कवर दैट इट हैड बीन मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट इलीगली सिंस दिस प्रोडक्ट हैपेंड टू बी अ पेटेंटेड प्रोडक्ट फॉर व्हिच इट डिड नॉट हैव द नेसेसरी राइट्स। कि हमारे पास एक ऐसा क्या कह सकते हैं कि एक क्या था, हमारे पास राइट था जो कि हमें अभी तक लीगल नहीं हुआ था। ठीक है, उसके लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी, वो फुलफिल करना थी, वो हमने नहीं करवाई, तो इलीगल हम उसको चला रहे थे। HL immediately shut down its factory and hired a firm of lawyer to act on its behalf to acquisition of necessary rights to manufacture this patented product। तो इस पेटेंटेड प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो हर बंदा नहीं बना सकता, उसके लिए गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ती है, तो उनको ये पेटेंटेड प्रोडक्ट कहते हैं। तो हमने फौरन ही उस काम को छोड़ा और हमने एक फर्म जो कि लॉयर्स की थी उसको हमने राब्ता की ओर से कहा कि हमारे लिए ये जो है, ये हमें ये जो राइट है ये हमें गवर्नमेंट से लेके दें। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हमने जो फर्म है लॉयर्स की, उनको 50,000 हमने लीगल फी दी। ठीक है, उन्होंने लीगल फी दी, तो ये हमारे पास तो सीधा सीधा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा, एक राइट को लेने के लिए जो हम लीगल फी पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर हम राइट लेते ना तो किसी को हम पैसे क्यों देते लीगल फी, तो ये तो सीधा सीधा हमारे पास कैपिटलाइज होगा। अच्छा, ये 50,000 डिस्कशन होगी।
फिर हमारे पास वो कह रहा है कि लीगल प्रोसेस वाज फाइनलाइज्ड ऑन 31st जुलाई 2004. HL was then required to pay 8 lakh to purchase the rights, ठीक है, इंक्लूडिंग 80,000 एज रिफंडेबल टैक्सेस. देखिए हमारे पास परचेज प्राइस आ गई जो हमने एक्चुअली पे की कि हमें ये राइट मिल जाए. अच्छा, ये रिफंडेबल टैक्सेस थे कि हमें वापस बाद में मिलने हैं, ठीक है. अगर तो ये ना मिलते, हमें नॉन रिफंडेबल टैक्सेस होते तो वो तो उसमें ऐड करते हुए खर्चा है हमारा जो पे करना लाजमी था टू गेट दिस राइट. लेकिन अगर ये रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो ये हम लेंगे क्योंकि हमें बाद में 80,000 मिल जाना है, रिफंड हो जाना है, ठीक है. तो हमारे पास परचेज प्राइस नेट होगी, इसको एक्सेल पे ले जाओ. सो हमारे पास ये 8 लाख माइनस 80,000, हमारे पास नेट परचेज प्राइस हमारे पास ये आएगी जिसको हमने कैपिटलाइज करना है अपनी किताबों में. नेक्स्ट हमारे पास कुछ और खर्चे हैं, ठीक है. ये हमारे पास एक ओवरहेड का खर्चा है. ओवरहेड का खर्चा तो है जनरली, अगर तो उसने सवाल में नहीं बताया है कि हमने कुछ स्पेसिफिक ओवरहेड का खर्चा था तो वो तो हम उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं कि वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है कि नहीं. लेकिन ओवरहेड का जो जनरल खर्चा होता है, ओवरहेड क्या होता है, बिजली, डेप्रिसिएशन, सेफ जो सिक्योरिटी गार्ड हमने रखा हुआ है उसकी फीस, कुछ भी मतलब इंश्योरेंस हमने रखी हुई है, इसका तो कोई डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा नहीं है. ये हमारा जो राइट लेना है हमने, इसको भी हम सीधा सीधा एक्सपेंस आउट करें. तो वैसे ही होना था अगर हम ना भी लेते तो. अच्छा, फिर हमारे पास है सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर्स वाज लॉस्ट ड्यू टू शटडाउन, ठीक है. जो कंपनी बंद रही उसकी वजह से हमारा शेयर जो है मार्केट में गिर गया. एचएल टोटल सेल ओवर अगस्त एंड सितंबर वाज 20,000 बट इट एक्सपेंसेस वर 50,000. इसका मतलब ये है कि 30,000 का हमें ऑपरेशनल लॉस हुआ, ठीक है. तो इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं कि जो भी ऑपरेशनल लॉस होता है वो भी एक्सपेंस आउट होता है, ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है टू इंक्रीज मार्केट शेयर एचएल स्पेंड एक्स्ट्रा 25,000 एग्रेसिवली मार्केटिंग इट्स प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस आउट होगा, ठीक है. तो क्विक सी डिस्कशन इसकी हो गई. फिर हमारे पास इसका सॉल्यूशन को छोड़ो. अच्छा, इसके आगे आ जाए. अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि कंपनी क्यू है उसने अंडरटेकन द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट. टोटल कॉस्ट टू डेट हैज बीन 8 लाख, ठीक है. वो डेवलपमेंट कर रही नए प्रोडक्ट की और अभी तक उसका 8 लाख का खर्चा हो चुका है. ऑल ऑफ द कंडीशन फॉर रिकॉग्नाइजिंग डेवलपमेंट एज इंटेंजिबल एसेट्स हैव नाउ बीन मेट, अब मिल चुकी हैं. हाउएवर 2 लाख ऑफ इट वाज स्पेंट बिफोर इट बिकेम वाज टेक्निकली फीसिबल, ठीक है. 8 लाख में से 2 लाख ऐसा खर्चा है जो कि किया था जब हम क्लियर नहीं कि हमारा ये प्रोजेक्ट भी टेक्निकली हुआ कि नहीं होगा. मतलब जो हमारा वो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया उसमें से एक क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा था जब हमने खर्चा किया था. तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो ये 2 लाख है ये हमारा रिसर्च एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस आउट होगा. और जो रेस्ट ऑफ विच इज 8 लाख माइनस 2 लाख 6 लाख वो हमारे पास कैपिटलाइज हो जाएगा. 0.6 मिलियन हमारे पास कैपिटलाइज हो गया. अच्छा, कुछ पास है साइनोकेयर लिमिटेड started research project for developing new product on 1st January 2001. The following expenditure was incurred during 2001. अच्छा, ईयर एंड हमारे पास 31 दिसंबर 2001 ही है, ठीक है. रिसर्च एक्सपेंस से पहले देख लेते हैं कि ये फीसिबल कब हुआ, 31 अगस्त को, ठीक है. इसका मतलब ये है कि 31 मार्च तक के जितने भी रिसर्च एक्सपेंसेस थे ये तो हमारे एक्सपेंस आउट ही होंगे, नो डिस्कशन. ये हमारे पास 1.5 पर मिलियन का डेवलपमेंट जो फेस हुआ है. अब इसको मैं मैथमेटिकली भी लिख सकता हूँ इफ यू वांट, बट ये सिंपल सी बात है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 5 महीनों का जो खर्चा है ये हमारा तब तक हमारी जो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था, ठीक है, टेक्निकली फीसिबल नहीं हुआ था, तो ये एक्सपेंस आउट होंगे. जबकि उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर तक है ना डेवलपमेंट ये, तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मिलियन का जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कैपिटलाइज हो. गॉट इट? जी. गुड. ये हो गया, थोड़ा मजे का. बिगेन रिसर्चिंग इंटेंजिबल एसेट, उसकी समरी उसने ये दी है कि 2001 में पहले साल में हमारा खर्चा हुआ है 1,80,000 और 2002 में 1 लाख एंड 2003 में 80,000, ठीक है. अच्छा, कॉस्ट जो है ये पूरे साल के ऊपर इंक्लूडेड इन 2001 एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट of rupees 60,000 that are not considered to be directly attributable to development process. खुद ही उसने
लेकिन अगर वो नाम भी बताता तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तो वैसी ही होनी थी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ही ना होती तो हमारी कंपनी चलती कैसी? ठीक है, अगर हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं एडमिन वाला, तो वो 60,000 जो है पहले साल के जो टोटल कॉस्ट है उसमें से निकाल के हम उसको गंगा जल से एक्सपेंस आउट कर देंगे। ठीक है, बाकी हमारे पास एक 20% बचता है, अब उसकी कहानी समझ लेते हैं। द फर्स्ट 2 months ऑफ ईयर वर डेडिकेटेड टू रिसर्च। ओके, देन हमारे पास डेवलपमेंट बिगेन फ्रॉम 1st March। ठीक है, एंड इट वाज अनेबल रियली measure reliably the expenditure on development। अच्छा, वो कह रहा है कि 2 महीनों का तो वैसे ही रिसर्च एक्सपेंस था और पूरे साल भी हम उसको मेजर नहीं कर सके खर्चे को रिलायबली, तो ये पूरे साल का ही एक्सपेंस आउट होगा। हाँ, उसमें 2 महीने का जो है वो हमारे पास रिसर्च एक्सपेंस के नाम से एक्सपेंस आउट होगा, जब बाकी जो है वो हमारे पास क्राइटेरिया मीट ना होने की वजह से डेवलपमेंट एक्सपेंस की वजह से एक्सपेंस आउट होगा। लेकिन इन टोटल वो जो बाकी हमारे पास 1,20,000 है वो भी एक्सपेंस आउट होगा। ठीक है, फिर हमारे पास है इंक्लूडेड कॉस्ट इनकर्ड इन 2002 में 1 लाख खर्चा हुआ। गुड, उसमें से 20,000 जो है कंसिडर टू बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू रिसर्च एंड ये भी हमारे पास। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आ गई। ये फिर वही बात है कि ये हमारे पास ये जो है ये हमारा उससे रिलेटेड नहीं होती। ठीक है, अगर ये हो भी रही है तो ये हमारा वैसे ही खर्चा था, ये करना वैसे ही लाजमी था, तो इसको हम निकाल लेंगे उसमें से। और हमारे पास जो बाकी 80,000 बचता है विच दैट विल बी कैपिटलाइज बिकॉज क्राइटेरिया इस साल मैच हो चुका था। ठीक हो गया, तो बाकी जो हमारे पास 80,000 है वो कैपिटलाइज हो जाएगा ना। हमारे पास 2003 की कहानी, 2003 में खर्चा 80,000। ठीक हो गया। ट्रेनिंग कॉस्ट एक्सपेंस आउट। कुछ खर्चे तो ऐसे हैं कि आप जहन में बिठा लो कि सीधे से एक्सपेंस आउट होंगे, दैट आर कंसीडर्ड बी डायरेक्टली टू। ठीक है, इंटरनेशनल कंपटीशन ऑफ सर्टेन। यार इनको ट्रेन करना वैसे ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, एक चीज के आने से अगर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है तो वैसे ही मुझे कंपनी को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। मेरे मार्केट के अंदर कॉम्पिटिटर्स जो है वो खुद को एडवांस कर रहे होते हैं और मुझे भी करना होता है ताकि मैं भी अपडेटेड रहूं। तो इसीलिए ये जो ट्रेनिंग कॉस्ट होती है ये होती है उसकी वजह से है, लेकिन ये वैसे ही हमारी कंपनी को बेनिफिट देती है, तो ये हमारे पास वैसे ही हमारे ऊपर लाजिम हो जाती है, वाजिब हो जाती है, तो इसको भी हम एक्सपेंस आउट करते हैं, इसको हम कैपिटलाइज नहीं करते। तो बाकी खर्चा कितना है हमारे पास? 50,000। 50,000 वो हमारे पास क्योंकि क्राइटेरिया 2000 साल में 2002 में मैट हो चुका था, तो वो हमारे पास 50 के जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगा। यू गॉट इट? जी सर। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें 3 प्रोजेक्ट्स है हमारे पास, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी। ठीक है, इनकी कहानी समझ लेते हैं। अच्छा, कंप्लीट हो गया था प्रोजेक्ट ए 2004 में। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ब्रॉट फॉरवर्ड एट बिगिनिंग ऑफ 2005 वाज 4,12,500 ऑन दिस प्रोजेक्ट। गुड हो गया। अच्छा, ये कंप्लीट हो चुका था। अब इसका मतलब ये है कि अब हमारा जो खर्चा अब तक हो चुका है ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है और अब इसको हमने आगे डेप्रिशिएट करना है। ठीक है, अच्छा उसने हमें आगे बता दिया कि सेविंग्स, तो सीधा सीधा ये हमें एक डेप्रिसिएशन का मेथड याद आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास हर साल की सेविंग्स या फिर हमारे पास आउट इनपुट या फिर आउटपुट, जिस तरीके से यूनिट्स नंबर यूनिट्स प्रोड्यूस हमने ये 16 में पढ़ा था, वो मेथड इस्तेमाल करते हैं डेप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये जो खर्चा है विच इज, अब ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हम रिमेनिंग ईयर्स के ऊपर जितने भी सवाल में गिवन है, कितने सवाल साल गिवन है? 2005, 2006 और 2007, 3 सवाल। तो हम इस खर्चे को हर साल अमोर्टाइज करेंगे, नॉट डेप्रिशिएट, सॉरी, इंटेंजिबल एसेट। तो अगर मैं 20x5 की बात करूं तो हमारा इस साल कितना बेनिफिट होना है? 1 लाख। 1 लाख। ठीक है, गुड। और टोटल हमें कितना बेनिफिट होना है? 1,30,000, सॉरी 3 लाख एंड 2 लाख, तो हमारे पास टोटल 6 लाख का बेनिफिट होना है। उसमें से 1 लाख जो है उसी साल हो चुका है। ठीक है, अब ये हमारे पास रेट आ चुका है और उसको हम जब हम अपनी कॉस्ट के साथ व्हाट हैपन तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 साल की ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अगले साल का, अगले साल 3 लाख हुआ, 6 लाख में से 0.5, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी कॉस्ट के साथ तो हमारे पास इस साल का आ जाएगा। एंड लास्ट ईयर हमारे पास 2 लाख का हुआ खर्चा, और 6 लाख में से हमारे पास अमोर्टाइजेशन कॉस्ट आ जाएगी
1,37,500। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। ये प्रोजेक्ट ए हमारे पास हो गया, ठीक है। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट बी है, ये कमेंस हुआ 1 अप्रैल 2005 को। कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग ईयर वर 56,000। इन एडिशन टू दिस कॉस्ट अ मशीन वाज परचेज। अच्छा, मशीन भी खरीद ली। अच्छा, मशीन अलग स्टैंडर्ड है, वो IS 16 में डील होता है। और ये जो है हमारे पास जो हमने 56,000 का इंटेंजिबल का खर्चा किया रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, ये तो हमारे पास अलग स्टैंडर्ड IS 38 में डील होता है, तो इनको कभी मिक्स आउट नहीं करना, ठीक है। दिस मशीन हैज यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, ठीक है। इनको हम अलग डेप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, इस मशीन को। और एट द एंड ऑफ 2005 देयर आर स्टिल सम अनसर्टेनिटीज सराउंडिंग द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसका मतलब यह है कि हमारी अभी तक क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा जो 56,000 है एक्सपेंस आउट होगा, ठीक है। इसको अभी हम कैपिटलाइज नहीं कर सकते। बाकी जो हमारे पास ये 30,000 है, इसके कितने साल है हमारे पास? 5 साल। 5 साल उस पर हम डिवाइड उसको डेप्रिशिएट करेंगे, और हमारे पास कितने साल में महीने पड़े? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। तो 9 मंथ पे हम उसको डेप्रिशिएट करेंगे। ये समझ आ गई कि मैं समझ करके दिखा दूं डेप्रिसिएशन? नहीं सर, आगे है। सही है, गुड। हमारे पास प्रोजेक्ट बी हो गया। फिर हमारे पास प्रोजेक्ट सी है। had been started in 2004. In 2004, the cost relating to this project 36,700 has been written off. ठीक है, as at the end of 2004, there are still some uncertainties surrounding the completion of project. ठीक है, तो ये अभी तक हमारे पास जो कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी, हमें अभी तक ये अनसर्टेनिटीज हैं। आगे क्या कह रहा है? Those uncertainties have now been resolved before a further rupees 45,000 cost incurred during the year. जो 45 जो सॉरी जो 36,700 तक की हमारे पास अनसर्टेनिटी क्राइटेरिया था, वो अनसर्टेन था, ठीक है। हमें पता था कि नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उसको तो हम कंसिडर नहीं करेंगे। लेकिन जो बाकी हमारे पास ये 45,000 हुआ, जब हमने ये खर्चा किया तो हम सर्टेन हो चुके थे, हमारी ये सर्टेनिटीज रिजॉल्व हो चुकी थी कि ये जो खर्चा है ये हमारा सही जगह लग रहा है, हमारे क्राइटेरिया मीट हो चुका है, तो इसको हम कैपिटलाइज करेंगे, ठीक है। और बाकी इसका कोई अभी तक अमोर्टाइजेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कैन यू टेल मी? इस 45,000 को अमोर्टाइज क्यों नहीं करेंगे? बहुत बेसिक सी बात है। आई डोंट नो, मैं कर भी क्यों? अनसर्टेनिटी। नो, अनसर्टेनिटी तो रिजॉल्व हो चुकी है ना, लेकिन इसलिए कि अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। ये अभी तक खर्चे हो रहे हैं हमारे डेवलपमेंट एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट के, ठीक है। अगर वो कहता है कंप्लीट भी हो चुका है हमारा प्रोजेक्ट, तो फिर हम इसको भी मोटाइज कर दें। ये हो गया। फिर हमारे पास है कंपनी एक्स बाइज 100% शेयर्स ऑफ कंपनी वाई। अच्छा, कंपनी वाई जो है हमारे पास सब्सिडरी है, और कंपनी एक्स आज ही हमने आपने पढ़ा होगा कि वो पेरेंट बन जाती है इस लिहाज से। तो कंपनी वाई ऑन द फेमस ब्रांड दैट इज लॉन्च्ड सेवरल इयर्स अगो, ठीक है। द लॉन्च्ड, इससे आपको पता चल रहा है कि जो कंपनी वाई के पास एक ब्रांड था वो उसका इंटरनली जनरेटेड था। परचेज नहीं आ रहा यहाँ पे वर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसको तो ये कैपिटलाइज करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, अगर इसने किया हुआ है तो, ठीक है। इंटरनली जनरेटेड जो ब्रांड होता है उसको हम जो 5 हमारे पास एसेट्स ऐसे होते हैं जो इंटरनली जनरेटेड होते हैं, तो हम कैपिटलाइज नहीं करते। इस तरीके से ब्रांड था, मैथड था, पब्लिशिंग टाइटल था, और कौन से थे, दो और भी थे मजे मजे के, हाँ, कस्टमर लिस्ट थी और एक और था। तो इस तरीके से 5 हमारे पास जो होते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, वो अगर इंटरनली जनरेटेड होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं कि उनको एक्सपेंस आउट कर देते हैं, उनको प्रोहिबिट करता है। ये यहाँ बात आई भी हुई है, IS 38 प्रोहिबिट्स द रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, ठीक है। तो कंपनी वाई की किताबों में तो हम इसको क्या कर देंगे? एक्सपेंस आउट कर देंगे। जबकि कंपनी एक्स जिसने इसको खुद नहीं बनाया, बल्कि जब उसने कंपनी वाई को खरीदा तो उसका ब्रांड भी उसको मिल गया, तो उसको हम फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। हम कंटिजेंट, आपने पढ़ा होगा कंसोलिडेशन के अंदर कि हम जब भी एक नई कंपनी खरीदते हैं तो उसके एसेट्स को हम फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये भी फेयर वैल्यू के ऊपर अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर लें, ठीक हो गया? गुड। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। कंपनी एक्स बायज 100% कंपनी वाई। कंपनी वाई हैज स्पेंट 6 लाख ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। कंपनी वाई की बात हो रही है। द अमाउंट हैज ऑल बीन एक्सपेंस्ड एज IS 38 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग कॉस्ट इनकर्ड इन डेवलपमेंट हैज नॉट बीन मेट। ठीक हो गया, बहुत अच्छा बच्चा कंपनी वाई के, अभी तक उसका क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ तो उसने एक्सपेंस आउट किया, वेरी गुड, आपने अच्छा किया। कंपनी वाई हैज नॉन हाउ एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसको अभी नॉन हाउ नहीं है, ठीक है। बाकी हमारे पास कंपनी एक्स ने एस्टिमेट लगाया कि जो कंपनी वाई का ये नॉन हाउ है, ठीक है, ये हमारे पास अगर मैं इसको लेके आता हूँ, उसकी जो फेयर वैल्यू है, उसने एस्टिमेट किया कि ये 5 लाख है,
तो वही सेम बात होगी कि क्योंकि इस सवाल के अंदर लॉजिक ये नहीं है कि इंटरनली जनरेटेड है, इस सवाल में लॉजिक ये है कि क्योंकि इस सवाल में ब्रांड भी नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, तो इस सवाल में लॉजिक ये है कि क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ, तो इसीलिए कंपनी वाई ने इसको क्या कहते हैं कि कैपिटलाइज नहीं किया। तो लेकिन कंपनी वाई, सॉरी, जो कंपनी एक्स है जिसने इसको खरीदा है फेयर वैल्यू के ऊपर, वो इसको रिकॉर्ड करेगा 5 लाख के ऊपर। ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन 8 की कंटिन्यूएसी है, कंटिन्यू द प्रीवियस एग्जांपल। कंपनी एक्स ने वही कंपनी वाई खरीदा एंड has recognized an intangible asset of 5 lakh as a result of acquisition of company Y। ठीक है, जैसे उसने इसको खरीदा तो उसको 5 लाख के ऊपर उसने रिकॉर्ड कर लिया फेयर वैल्यू के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसने कंपनी वाई को खरीद लिया। गुड, अच्छा बच्चा। फिर कंपनी वाई हैज स्पेंड अ फर्दर 1,50,000 ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिंस द डेट ऑफ एक्विजिशन, द अमाउंट हैज बीन एक्सपेंस आउट एज I-38 क्राइटेरिया फॉर कैपिटलाइजिंग इनकर्ड इन डेवलपमेंट कॉस्ट हैज नॉट बीन। अच्छा, कंपनी वाई ने जब, क्योंकि बना तो कंपनी वाई रहा था ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो फेज के अंदर था कि उसने खरीद लिया कंपनी एक्स ने उसको, और वो जो खर्चा अब तक 5 लाख का कर चुके थे वो कंपनी एक्स ने तो अपनी किताबों फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन बाद में कंपनी वाई भी क्योंकि उसको बना रहा था तो उसने 1,50,000 का मजीद खर्चा किया। ठीक है, और उसने अभी भी इसको कैपिटलाइज नहीं किया क्योंकि उसकी जो है वो क्राइटेरिया मीट नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन कंपनी वाई कहेगा कि भाई ये तुम्हारे अपने मसले हैं, क्योंकि चूंकि मुझे जो है मैंने आपको खरीदा है तो आप जो भी इसके ऊपर खर्चा कर रहे हो उसको मैं फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करूंगा। तो कंपनी एक्स के लिए ये जो है 1,50,000 का जो खर्चा है ये अभी भी वो कैपिटलाइज करेगा 5 लाख प्लस 1,50,000, तो ये तकरीबन 6,50,000 के ऊपर इसको कैपिटलाइज कर लेगा, जबकि वो अभी भी दोनों खर्चों को 5 लाख और 1,50,000 को एक्सपेंस आउट ही रखेगा क्योंकि अभी तक कंडीशन मीट नहीं है। ठीक है, ठीक है। देन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 दिसंबर 2001। अच्छा, इसके अंदर ये क्या है? हाँ, ये बड़ा मजे का सवाल है, इसके अंदर हमने देखना है, हाँ, ट्रांजेक्शन को बताने की, ट्रांजेक्शन डील करते हैं। अच्छा, 1 अप्रैल 2007 को ZL acquired a license for operating a TV channel for 86.3 million, out of which 50 million was paid immediately। ठीक है, इसको ध्यान रखते हैं। एक उसने कैश दिया, कितना? 3 मिलियन। सेकेंडली, हाँ, उसके बाद उसने क्या किया? द बैलेंस अमाउंट इज पेबल ऑन 1 अप्रैल 2009। द अमेगा सोशल मीडिया एंड प्रिंट, ये बात की बात है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक अमाउंट डेफर्ड है। कितने साल हमने, अगर 2007 में खरीदा तो 2008 2009 2 साल बाद हमने पेमेंट करनी है बाकी। तो बाकी पेमेंट कितनी है? बैलेंसिंग 86.3 था, हाँ ठीक था, माइनस 50 तो हमने अभी दे दिए, बाकी कितनी अमाउंट है? 36.3। ये हमने 2 साल बाद देनी है। तो आपको वही IFRS 15 वाला कॉन्सेप्ट कि इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है अगर, तो इसको लाना जरा प्रेजेंट वैल्यू पे, मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज है हमारे पास 10%। 37.02। नहीं, ये सही नहीं किया होगा आपने। इसको करना कैसे था? 36.3 मल्टीप्लाई बाय 1.10। ठीक है, उसकी पावर कितने साल? 2 साल पीछे लाना है, तो -2। 30। हाँ, वैसे ही है, जनरल एक बात बता रहा हूँ कि जब हम प्रेजेंट वैल्यू में लाते हैं ना तो अमाउंट कम होती है। ठीक है, तो ये 37 वैसे लॉजिकली हो भी नहीं सकता था, 30 क्योंकि 36 तो था ये। खैर, तो हमारा इसका मतलब ये है कि 80,000 से हमने इसको कॉस्ट पे लेके आना है, ये हमने कैपिटलाइज करना है इसको। ठीक है, ये हो गया हमारा। फिर हमारे पास है, अ सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया कैंपेन वाज लॉन्च टू प्रमोट द चैनल एट कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन। ये क्या है हमारे पास?
एडवर्टाइजिंग कॉस्ट। वेरी गुड, तो इसको तुमने एक्सपेंस आउट करना होता है, ठीक है। फिर हमारे पास अगली वो बात कर रहा है, द लाइसेंस इज वैलिड फॉर 5 years बट इज रिन्यूएबल एवरी 5 years एट कॉस्ट ऑफ 35 million। 35 million क्या है, मिनिमल अमाउंट है कि सिग्निफिकेंट अमाउंट है एज कंपेयर टू दिस कॉस्ट? हाँ, तो इसको हमने कंसिडर नहीं करना, ठीक है। सिंस द रिन्यूअल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, बता भी दिया उसने, द मैनेजमेंट इंटेंड्स टू रिन्यू द लाइसेंस ओनली वंस एंड सेल एट द एंड ऑफ 8 years, ठीक है। तो हमारे पास जो यूजफुल लाइफ है वो 5 years ही इस्तेमाल होगी। हम इसको मजीद इसको क्या कर सकते हैं कि 3 साल, कितने साल का करना होता है, 3 साल के लिए इसको रिन्यू नहीं कर सकते, तो इसको हमने कंसिडर नहीं करना। हमारी पास यूजफुल लाइफ 5 साल ही होगी, जो इस लाइसेंस की वैलिड लाइफ है, ठीक है। In absence of any active market, the management has estimated the residual value of license would be 15 million and rupees 20 million at the end of 5 years and 8 years। इसको कंसिडर करेंगे हम 15 and 20 जो हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू है? नहीं, Why? इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू 0 होती है। नो, इंटेंजिबल की रेजिडुअल वैल्यू 0 तब होती है जब हमारे पास उस सवाल में कह दे कि एक्टिव मार्केट नहीं है, इसकी एब्सेंस ऑफ एक्टिव मार्केट, ठीक है। एक चीज मार्केट में ट्रेड ही नहीं हो रहा, लोग खरीद रहे, परचेज भी नहीं कर रहे, तो उसमें बेहतर होता है कि आप जो है वो रेजिडुअल ले लो, ठीक है। और अगर जी जी, व्हाट? तो कंफ्यूजन है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। जस्ट अ सेकंड, हेलो, अब आवाज आ रही? जी, तो मैंने कहा ये समझ आ गई कि वैसे रेजिडुअल वैल्यू हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, लेकिन तब नहीं करते जब हमारे पास एब्सेंस ऑफ एक्टिव मार्केट हो, मार्केट में चीज बिक ही नहीं रही, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होगी, जी, ठीक है। और अगर एक और बात भी इसमें हो सकती है, मैं वैसे ही ऐड कर दूं फॉर नॉलेज पर्पस, आवाज नहीं सही आ रही है? जी, जी, कि अगर कोई कमिटमेंट होती ना हमारी, फिर चाहे एक्टिव मार्केट थी, फिर हम उसकी रेजिडुअल वैल्यू वो लेते। हमने किसी से कमिटमेंट किया है, यार जानी मैं 5 साल मैं चलाऊंगा, जैसे ही 5 साल मेरे लाइसेंस कंप्लीट होंगे आप ले लेना, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम उसको कंसिडर करते। तो यहाँ पे ना एक्टिव मार्केट है और ना कोई कमिटमेंट है, तो हम रेजिडुअल वैल्यू जो है वो 0 लेंगे, ठीक है। हमारे पास अगर होगी हमारी बातें, इसको अगर मैं कहूँ अमोर्टाइज, 80,000 कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है, तो ये 1 साल की आ गई, और हमने इसको खरीदा कब था, अप्रैल के अंदर। तो इसका मतलब यह है कि 16 मल्टीप्लाई बाय 9.12, सही है, हाँ सही है। तो ये हमारे पास 1 साल की मोटाइजेशन आ गई। और एक और बात मुझे बता सकते हो, इसके अलावा एक और भी एक्सपेंस निकलेगा इसमें? रेटिंग टू कॉस्ट, जस्ट फॉर योर हिंट। जो हमने इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए थे ना 30 को, तो अब उसको हर साल एक्सपेंस आउट करना है, ताकि हम उसको एक्सपेंस करते करते 36.3 तक ले जाएं। और भी खर्चा आएगा इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से। वही वही बात है ना कि ये हमारे लिए इफेक्टिवली लोन बन जाता है, ठीक है। एक पेमेंट जो हम 2 साल बाद कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं यार ये कोई बिजनेस टर्म नहीं है, ठीक है, ये आप लोन ही लेके बैठे हुए, उससे 2 साल बाद आपने उसको पेमेंट करनी है। तो ये जो हमारे पास किस्तें हैं ना, इसके अंदर 30 तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, तो बाकी 6.3 बैलेंसिंग बच रहा है ना, ये आपका इंटरेस्ट है जो आप इनडायरेक्टली उसको दे रहे हो। तो इसको ना आप हर साल एक्सपेंस आउट करो। तो ये कैसे होगा, 36.3 मल्टीप्लाई बाय, तो इस साल का रेट होगा, मैं इसको अलग एक दफा लिख लूं ताकि समझ आ जाए, और 9/12 जितने हमारे महीने में, तो ये आ जाएगा 10%, सॉरी, हमारे पास 3.6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9/12 के साथ, सबके अंदर करते हैं, तो हमारे पास 2.72 का एक्सपेंस भी हमारे पास इस साल के आखिर में करेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से सवाल है।
फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इसमें 2001 से 2007 तक हमने बताना है कि ट्रांजैक्शन कैसे डील होंगी। अच्छा, पहले सारी उसने रुदात बांधी हुई कि 2001 के अंदर कंफर्ट शूज लिमिटेड प्लान किया कि हम खरीदेंगे, सारी बातें वो ठीक हो गया। अच्छा, कॉस्ट इनकर्ड ऑन सर्वे एंड रिलेटेड एक्टिविटीज ड्यूरिंग 2001 अमाउंटेड टू 1 मिलियन, ठीक है। तो ये हमारे पास सीधा सीधा कॉस्ट सर्वे ही उसी टर्म के आता है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंस आउट होगा। फिर हमारे पास अभी हमने खरीदा नहीं है, हमने 1 जनवरी 2002 को, साल गुजरने के बाद पहली तारीख को हमने एक्वायर कर लिया ट्रेडमार्क। अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट 5 million was paid on signing of agreement with Comfort Shoes required to pay 1% of sale proceeds of related product on yearly basis. The analysis carried out at the time indicated that the trademark would have an indefinite useful life. अच्छा, इसको एक बात को ब्रेक डाउन करते हैं। पहला वो ये कह रहा है कि हमने 2002 के साल के शुरू में ही इसको खरीद लिया, कितने 5 मिलियन दे के। अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने सेलर के साथ कि आपको मैं हर साल 1% सेल का दूंगा रॉयल्टी बेसिस के ऊपर। ये अक्सर कंपनी ऐसा करती हैं, वो देती हैं रॉयल्टी। जब वो ना किसी ब्रांड से, खासतौर पे जो उनसे बड़ा ब्रांड है, उनसे चीज खरीदते हैं, तो कहते हैं कि आप हमें अपने नाम से चीज बेचने दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी लोकल दुकान है अफजल शूज लिमिटेड, मैं राब्ता करता हूँ बाटा के साथ, मैं कहता हूँ यार आपके जूते में बेचना चाहता हूँ, लोग यहाँ पे बाटा की डिमांड है, लोग अमीर हैं यहाँ पे, वो लोकल शू प्रेफर ही नहीं करते। तो बाटा कहता है ठीक है बेचो आप अपनी दुकान के ऊपर, बट आपने मुझे कुछ पैसे भी देने, मैं जो आपको ट्रेड मार्क दे रहा हूँ अपने बाटा का, प्लस आप जो भी जूता बेचोगे उसका 1%, 2%, 3% मुझे वो भी दोगे, ठीक है। तो ये हमारे पास जो कैपिटलाइज कॉस्ट होती है ना, वो 5 मिलियन ही होगी। ये जो ऊपर है ना, ये हमारे पास एक्सपेंस है, ठीक है। जिस तरीके से हम कोई चीज लेके आते हैं तो एक्सपेंस करते हैं, इन्वेंट्री का एक्सपेंस करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अभी हम इसकी मिसाल लो कि फॉर एग्जाम्पल हमने रेंट के ऊपर बिल्डिंग ली हुई है, तो वो एक्सपेंस होगा ये। तो ये जो 1% ऊपर हम दे रहे हैं ना हर प्रोडक्ट के साथ उसको, वो हमारे पास रॉयल्टी एक्सपेंस आउट हो जाएगी। और ये जो 5 मिलियन है कैपिटलाइज हो जाएगा ट्रेडमार्क के नाम से, क्योंकि ट्रेडमार्क के लिए हम प्योरली 5 मिलियन ही दे रहे हैं, ठीक है। बाकी ऊपर जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है उसके साथ, और इसकी इंडेफिनिट लाइफ है। तो अब जब इंडेफिनिट लाइफ होती है किसी एसेट की, तो हम क्या करते हैं उसका? या है बस शायद याद नहीं आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, इंडेफिनिट कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं इनकी ना इंडेफिनिट लाइफ होती है, खास तौर पे ब्रांड, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जे डॉट का जो ब्रांड इमेज है ना, जे डॉट जिस नाम से वो मशहूर है, ठीक है, उसकी इंडेफिनिट लाइफ ही होगी, ठीक है। वो 10 साल बाद भी हमारे जो मतलब फॉर एग्जांपल चौथी नस्ल भी जे डॉट का नाम सुनेगी ना, उसको याद आएगा यार क्या कमाल कंपनी थी, ठीक है। आज तक हम पुराने ब्रांड्स के नाम से सुनते हैं तो हमें याद आ जाते हैं क्या कमाल कंपनी थी। तो इनकी जनरली इंडेफिनिट लाइफ होती है। शुरू में जब जे डॉट के पास उसकी ब्रांड की वैल्यू होगी, तो वो अंदाजा नहीं लगा सकता यार मैं कितने साल मजीद काम करूंगा और कितने साल तक मेरी ब्रांड इमेज चलती रहेगी। हाँ, अनलेस कोई जे डॉट के साथ कोई ऐसी हरकत हो जाए या कोई ऐसा उनसे अमल हो जाए कि क्या कहते हैं कि उनकी ब्रांड इमेज बिल्कुल ही जीरो हो जाए, ठीक है। तो वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन शुरू में जब एज एन अकाउंटेंट हम उसका हिसाब नहीं लगा सकते कि उसकी यूजफुल लाइफ ब्रांड की कितनी होगी, ठीक है। तो इनकी ना जब जिस भी एसेट की इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है ना, ट्रेडमार्क की भी इसी तरीके से अक्सर इंडेफिनिट यूजफुल लाइफ होती है, तो उसकी आपने अमोर्टाइजेशन नहीं करनी। हाँ, अलबत्ता आपने उसको पीरियोडिकली बेसिस के ऊपर इम्पेयरमेंट टेस्टिंग जरूर करनी है कि हाँ अब इसकी कैरिंग अमाउंट जो 5 मिलियन में रिकॉर्ड की हुई है, क्या अभी भी मार्केट में 5 मिलियन है, क्या कोई ऐसे हादसा या साने तो नहीं हो गए मार्केट के अंदर की इसकी वैल्यू गिर गई है, क्या मेरे इनफ्लोज या आउटफ्लोज डिस्टर्ब नहीं हो गए। तो ये सारी चीजें हम इसको इस लिहाज से करते हैं। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एसेट इंटेंजिबल एसेट विद indefinite useful life are subject to no amortization and considered for regular annual payment testing। हर साल के आखिर में, जिस तरीके हमने रिवैल्यूएशन सरप्लस में पढ़ा था कि हर साल रिवैल्यू करते हैं, इसी तरीके ऐसे इंटेंजिबल एसेट जिनकी यूजफुल लाइफ नहीं होती। अच्छा, इसमें सिर्फ ये नहीं आते, इसके अंदर इंटरनली जनरेटेड ब्रांड भी आ जाता है, ठीक है। अगर कोई हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिचर है, ठीक है, उसको हम अमोर्टाइज नहीं करते, लेकिन उसको भी हर साल हम इम्पेयरमेंट जरूर करते हैं।
और इसी तरीके से हर वो एसेट जिसकी यूजफुल लाइफ जो है वो इंडेफिनेट है, उसको भी हम अमोर्टाइज नहीं करते जब तक हमें डेफिनेट यूजफुल लाइफ नहीं पता चल जाती। तो लॉजिकल है कि जिस चीज की हमें यूजफुल लाइफ ही नहीं पता तो उसको अमोर्टाइज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम फिर अमोर्टाइज नहीं करते। हाँ, उसको अलबत्ता एनुअली हर साल 12 महीने के बाद हमने उसको इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारते हैं, देखते हैं कि वाकई अभी तक उसकी वही कॉस्ट है जो हमने शुरू में अंदाजा लगाई थी। तो खैर ये डिस्कशन हो गई इसकी कि एक तो 5 मिलियन से कैपिटलाइज होगा, ये हमारे पास 1% ऑफ प्रोडक्ट जो भी इसमें सवाल है नहीं दिया, बस ये बताया कि 1% ऑफ सेल प्रोसीड, तो सेल प्रोसीड जो भी होगी उसका 1% हर साल एक्सपेंस आउट होगा। और ये जो है 5 मिलियन इसकी एमोटाइजेशन नहीं होगी, जबकि हर साल इसकी हम इम्पेयरमेंट से गुजारेंगे, सॉरी इम्पेयरमेंट से गुजारेंगे, टेस्टिंग से हर साल करेंगे। आगे सवाल में ना इम्पेयरमेंट दी हुई है, देख लेते हैं। अच्छा, द कंपनी हैज डेवलप्ड मेनी न्यू मॉडल्स अंडर द ट्रेडमार्क एंड सक्सेसफुली मार्केटेड देम इन कंट्री एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट. However, in 2008, the company faced unexpected competition and had to discontinue the exports. It was estimated that due to discontinuation of exports, net cash inflows for the foreseeable future would reduce by 30%. As a result of management was the view that as that 31 December, the carrying value of trademark had reduced to 90%. तो खुद ही उसने बता दिया कि जो हमारे पास जो कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग वैल्यू है, कितनी हमारे पास 5 मिलियन, ठीक है। कैरिंग अमाउंट, कैरिंग वैल्यू अभी भी सेम है, क्यों? क्योंकि हमने मोनेटाइजेशन नहीं की, ठीक है। हाँ, अलबत्ता उसने बता दिया कि इसके अंदर डिक्रीज आ गया है 10% का, अब ये 90% रहेगी। इसका मतलब ये है कि इम्पेयरमेंट की वजह से इम्पेयरमेंट लॉस हुआ हमें 10% का, इट इज 5 और 10% 0.5, ठीक है। और अब इसकी कैरिंग अप वैल्यू 2008 में कम होके 4.5 रहेगी, ठीक है। तो इसकी एंट्री होगी वही वाली कि इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस डेबिट और क्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट, ठीक है। जी ये समझ आया? जी अच्छा, due to continuous inflation and flooding of market with a low price shoe, it was decided in December 2009, साल गुजर गया, that the use of trademark would be discontinued with effect from January 1, 2011. ओके, इसका मतलब यह है कि 31 नवंबर 8 पर इम्पेयरमेंट की, अगले साल कोई इंडिकेशन नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि यही जो हमारे पास कैरिंग वैल्यू है, अमोर्टाइजेशन तो हो नहीं रही, तो इसमें तो वैल्यू वैसी कमी नहीं आ रही, तो अगले साल भी इम्पेयरमेंट कोई नहीं हुई, तो हमारे पास ये यही हमारे पास कैरिंग वैल्यू 4.5 मिलियन ही पड़ी थी। कि उसने बताया कि अब से हमने अंदाजा लगाया है कि क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई है, फ्लड होगी मार्केट में, तो हमारा जो ट्रेडमार्क है ये हमने जनवरी 1, 2011 को डिसकंटिन्यू कर देना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 2009 तो वैसे गुजर गया, अब हमारे पास 2010 ही रह गया, ठीक है। 2011 जैसे ही शुरू होगा हमने इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, तो ये हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस। एक साल पड़ा है इसकी बाकी, तो 4.5 2009 के आखिर पे खड़े हुए हम अंदाजा लगा रहे हैं कि एक साल गुजरती है हम इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, तो हमारे पास इफेक्टिवली 4.5 ही अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। और 2011 जैसे ही शुरू होगा हम इसको अपनी किताबों से निकाल देंगे, ठीक है। ये समझ आया? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। हेलो? जी सर। अच्छा, ये हमारे पास एक सवाल और है, ये लास्ट सवाल है। अच्छा, सेकंड लास्ट है बल्कि। हमारे पास ये कुछ खर्चे हैं, ठीक है, और इसमें हमें देखना है कि कौन सा कैपिटलाइज होगा, कौन सा एक्सपेंस आउट होगा, ठीक है। हमें वो बता रहा है पहली इन्फॉर्मेशन के रिकॉग्निशन क्राइटेरिया 1 अप्रैल को पूरा हुआ, और हमने कमर्शियल प्रोडक्शन भी 1 नवंबर को शुरू कर दी, ठीक है। तो ईयर एंड देख लेते हैं उसके तक कितने खर्चे हुए हैं। पहला हमारे पास 1 अप्रैल को, जब तक हमारे पास क्या कहते हैं क्राइटेरिया ही मीट नहीं होता, जितने खर्चे होंगे वो सारे एक्सपेंस आउट हो जाएंगे, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल यानी कि अप्रैल शुरू होती ही ये हमने जुलाई तक हमने कंप्लीट की, कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू की 1 नवंबर को, तो अप्रैल मई जुलाई तो इसके अंदर ही आ रहा है, ये हमारे पास कैपिटलाइज हो जाएगा। अगस्त का खर्चा प्योर ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा,
ठीक है, हमारे पास कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंपल्स ये 32 की कॉस्ट थी, लेकिन हम उसमें पढ़ चुके हैं कि किसके अंदर, IS2 इन्वेंट्री के अंदर, कि हमें NRV को उसमें से नेट कर लेते हैं। तो 32 माइनस 20, 12 का जो हमारे पास खर्चा है ये हमारे पास कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा अभी तक, जब तक हमने प्रोडक्शन शुरू नहीं की तब तक का खर्चा है, और हमारे पास क्राइटेरिया मीट होने के बाद अप्रैल के बाद का खर्चा। ठीक है, हमारे पास ब्रांड बिल्डिंग में तो ये कुछ पता नहीं क्या लग रहा है, बिल्डिंग कॉस्ट, ये एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, जो बिल्डिंग की है उसको बनाया है, उसको जो उसको अपनी ब्रांड मशहूर किया है, जे डॉट का जो नाम हमने मार्केट के अंदर कमाया है, ठीक है, इसलिए एडवर्टाइजमेंट की है 16 मिलियन की, ये एक्सपेंस आउट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास DL इनकम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा सैलरी, सो 5 मिलियन एंड ओवरहेड्स 1.5 ईच मंथ, ये समझने वाली बात थी, थ्रू आउट द डेवलपमेंट पीरियड। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हमारे पास डेवलपमेंट पीरियड है जनवरी से लेके और नवंबर तक, जब तक हमने प्रोडक्शन शुरू नहीं की, मतलब 30 अक्टूबर तक, 1 जनवरी से 30 अक्टूबर तक, ये तकरीबन 10 महीने बनते हैं। इसमें हर महीने का खर्चा, ठीक है, तकरीबन हमने जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं किया, अब अप्रैल तक, यहाँ पे 1 अप्रैल तक, जनवरी फरवरी में 3 महीने के ये खर्चे जो हैं, मैं यहाँ कर देता हूं, एक 5 का खर्चा और एक 1.5 का, ठीक है, ये हर महीने खर्चा है, ये टोटल हो गया 6.5। तो 6.5 का 3 महीने का खर्चा एक्सपेंस आउट होगा, और 6.5 का जो बाकी कितने महीने हैं, 7 महीने, जी अप्रैल, वो हमारे पास क्या कहते हैं कि कैपिटलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमसे वो पूछता कि कैपिटलाइज कॉस्ट क्या है, तो हम ये सारे कैपिटल सी वाले जो ऐड कर लेते और ये वाला भी ऐड कर लेते 45.5, तो हमारे पास इसकी जो है कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, और जैसे ही हमने ये प्रोडक्शन शुरू कर दी तो 2 महीने की हम उसको अमोटाइज भी कर लेते। ठीक है, और एक क्विक सा गो थ्रू कर लेते हैं, आपने कर तो दिया अच्छे से पेमेंट को, वो देख लेते हैं ताकि ये फिर कंप्लीटली आपका हो जाए। अच्छा, मैं इसको गो थ्रू ही करता हूँ, ठीक है, आई नो यू आर आल्सो टायर्ड, अभी आपने बहुत लंबा लेक्चर लिया कंसोलिडेशन के ऊपर। तो खैर हमारे पास 1 जनवरी 2022 को हमने खरीदा 80 मिलियन का, ठीक है, और उसकी 5 साल लाइफ थी, और रेजिडुअल वैल्यू उसकी कोई नहीं है, अगर होती तो हम लेस कर लेते, हाँ स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लेस कर लेते, अगर रेजिडुअल वैल्यू सॉरी रिड्यूसिंग या रिटन डाउन मेथड होता तो ना करते। ठीक है, तो हमने इसको 31 दिसंबर 2024 पे, ठीक है, कितने साल, 22 का पूरा साल, 23 का पूरा साल और 24 का पूरा साल, 3 साल डेप्रिशिएट करना है और एक कैरिंग वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, उसको कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट से। रिकवरेबल अमाउंट कैसे बनती है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल और वैल्यू इन यूज। ये वाले क्वेश्चंस होमवर्क में दे दे, क्योंकि इनकी अभी प्रैक्टिस रहती है। अच्छा चलें, मैं इस होमवर्क में देता हूँ, फिर इसको कल डिस्कस कर लेंगे। जी, चलें क्योंकि पेमेंट के क्वेश्चंस काफी रहते हैं, अभी प्रैक्टिस नहीं की उसकी। चलें ठीक है, वो करना तो फिर मुझे बताना कैसी प्रैक्टिस। आप मुझे तो शेयर कर दीजिएगा क्वेश्चंस। चलें, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और इसको